यूके में हम देख पा रहे थे कि एक बड़े से 5 स्टार होटल के एक आलीशान वीआईपी रूम में एक लड़का अपने पेट के बल सोया हुआ था। उसकी कमर से नीचे तक की बॉडी बेडशीट से ढकी हुई थी, तो वहीं वो शर्टलेस सोया था, जिसकी वजह से उसकी सफ़ेद पीठ कमरे में पड़ रही हल्की सी रोशनी की वजह से अभी चमक रही थी। वो लड़का बड़ी चैन से सो रहा था कि तभी अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा, जो अभी उस बेड के साइड में मौजूद टेबल पर रखा हुआ था। फ़ोन की रिंगटोन की वजह से उस लड़की की नींद डिस्टर्ब होती है और वो फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने फ़ोन को रिसीव करता है। वो लड़का अपने फ़ोन को स्पीकर पर रखकर चिढ़ते हुए आगे वाले शख्स से कहता है, स्पीक नाउ इडियट, अदरवाइज आई विल डिस्कनेक्टेड दिस फ़ोन कॉल्स। उस लड़के की भयानक आवाज़ सुनते ही आगे से वो शख्स उससे कहता है, वो एक्चुअली फॉर डिस्टर्बिंग योर स्लीप सर, बट आई वांटेड टू रिमाइंड यू दैट यू हैव टू लीव फॉर बॉम्बे। उस शख्स की बात सुनकर वो लड़का अपनी बंद आंखें खोलता है और फिर अपने फ़ोन में टाइम चेक करता है। जैसे ही उसकी नज़र टाइम पर पड़ती है, वो अपनी ऊंची और सर्द आवाज़ में उस शख्स के ऊपर चिल्लाता है, जो इस वक्त दूसरी तरफ से लाइन पर था। वो लड़का उस शख्स पर चिल्लाते हुए कहता है, आर यू स्टूपिड और लॉस्ट योर ब्रेन समवेयर ही। मैंने तुम्हें कहा था ना कि टू रिमाइंडेड मी यू आर 10 सेकेंड लेट मिस्टर नील मेहता, और मुझे मेरा प्रोफेशन टाइम वेस्ट करने वालों से सख्त नफरत है। इसका मतलब तुमने गलती की है तो उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए ना। तो आई एम कटिंग योर दिस मंथ सैलरी। ये तुम्हारी छोटी सी गलती थी तो छोटी सी पनिशमेंट मिली, बट अगर आगे से तुमने ध्यान नहीं रखा ना नील, तो मैं तुम्हारे पूरे साल की सैलरी कट कर दूंगा। एज यू नो कि आदित्य सिंह वीर को उन लोगों से कितनी नफरत है जो उसका बेवजह टाइम वेस्ट करते हैं। मेरे लिए मेरा टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यू गॉट इट। तभी आगे से नील डरी सहमी हुई आवाज़ में आदित्य से कहता है, यस सर, आई गॉट इट एंड आई प्रॉमिस आगे से कोई भी गलती नहीं होगी। सॉरी सर। तभी आदित्य अपनी सर्द आवाज़ में नील से कहता है, नील मार्क, आदित्य का पर्सनल बॉडीगार्ड से कहकर मेरा जेट रेडी करवाओ। मैं अभी अगले 15 से 20 मिनट से यहाँ से निकल रहा हूँ। आदित्य का ऑर्डर सुनते ही वो बेचारा चुपचाप अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है और झट से अपनी तरफ से फ़ोन कट कर दे। उधर से आदित्य अपनी बॉडी पर से वो बेड शीट उठाता है और फिर बेड पर से उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो ये हैं हमारी कहानी के दूसरे या फिर मेन हीरो। तो समय आने पर ही पता चलेगा। आदित्य वीर सिंह। आदित्य की पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, अंश से भी ज़्यादा। उसकी हेजल आई, बहुत शार्प एंड परमानेंट फेशियल फीचर्स, दूध सा सफ़ेद रंग और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी मस्कुलर बॉडी एंड 6 पैक एब, 6 फीट 3 इंच की हाइट, 7 ज्वेलिश लाइंस और उस पर से उसके पतले पिंक लिप्स
आदित्य के सीने पर एक दिल था जो उसे और भी ज़्यादा हैंडसम दिखने में मदद करता था। बिल्कुल किसी ग्रीक गॉड की तरह पर्सनालिटी थी उसकी। आदित्य की उम्र लगभग 28 से 29 के बीच में थी, पर इतनी छोटी सी उम्र में ही उसमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी और समझ आ गई थी। आज आदित्य के पास सब कुछ था सिवाय उसके माँ पापा के, क्योंकि उसने अपनी छोटी सी उम्र में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था। अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा होने की वजह से उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था जिसे वो अपना कह सके। पर हाँ, उसकी लाइफ में दो लोग ऐसे थे जिस पर वो अपनी जान छिड़कता था, और यहाँ तक कि वो दोनों के लिए भी आदित्य उसकी जान से बढ़कर था। वैसे ये दो लोग कौन हैं वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। आदित्य के पेरेंट्स की मौत जब वो सिर्फ 10 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी, और तब से वो अकेला उन दो शख्स की मदद से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगा। उसे अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना था, जिसमें उसके डैड वीर का सपना था कि उनका बेटा आगे जाकर उनका सारा बिजनेस संभाले, और दूसरी तरफ आदित्य की मम्मा अदिति का सपना था कि उसका छोटा सा बेटा उसके जैसे ही सबसे बेस्ट डॉक्टर बने, क्योंकि वो खुद एक नंबर 1 सर्जन थी। आदित्य को अपने डैड और मम्मा दोनों का ही सपना पूरा करना था, तो उसने उसके सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। वैसे तो आदित्य का दिमाग बहुत तेज होने की वजह से उसने अपनी स्टडी वक्त से पहले ही पूरी कर ली थी, और फिर सबसे पहले अपनी मम्मा का सपना पूरा करने के लिए उसने मेडिकल की स्टडी पूरी करके उसने सर्जन की डिग्री हासिल की, और फिर अपने डैड का सपना पूरा करने के लिए उसने थोड़ी बिजनेस की ट्रेनिंग लेकर अपने डैड का बिजनेस भी संभाला। ये दोनों चीज़ें एक साथ संभालते हुए उसे पहले बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर उन दो लोगों के सपोर्ट की वजह से उसने सब कुछ हासिल कर लिया। आज आदित्य वीर सिंह दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल सर्जन भी था, पर उस पर इस वक्त बिजनेस का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उसने अपने पहले प्रोफेशन सर्जन से थोड़ी सी दूरी सी बना ली थी। पर आज भी उसमें वही काबिलियत थी जो बाकियों में होती है, और आज भी वो बहुत ही इमरजेंसी और क्रिटिकल केसेस अटेंड करता था। इस वक्त आदित्य सिर्फ अपने बॉक्सर पर था, तो बिना समय गंवाए वो वहाँ से बाथरूम की तरफ चला जाता है, और कुछ 10 मिनट बाद वॉशरूम से बाहर आता है। अभी सिर्फ एक टॉवल उसकी कमर पर लटक रहा था, जो जल्दी से अपने ब्लू कलर के 3 पीस सूट में रेडी होता है, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। पर जब आदित्य बाहर आता है, उसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियों की तो सांसें तेजी से हो जाती हैं। तभी एक लड़की वहाँ मौजूद दूसरी लड़की से कहती है, हैव यू सी हिम दैट ही इज ए वेरी हॉट एंड मोस्ट सक्सेस बाई लाइक एवरी गर्ल विशेस, बट ही हैज सो मच एटीट्यूड एंड ईगो, he did not even give that girl a fork. I wish his girlfriend I can become, but he was not ready to buy my friend.
so that matter of his becoming my boyfriend is very far away. Live in year, it is not is my lucky, but how lucky that girl will be, that she like take him her boyfriend and और हस्बैंड्स। दूसरी लड़की भी अपनी फ्रेंड की बातों से सहमत होती है और वो दोनों वहाँ से फिर चले जाते हैं और इधर आदित्य भी उसके प्राइवेट जेट में मुंबई के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अजमेर शरीफ दरगाह में अधर अंश का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, नो अंश, तो ये नहीं करेगा। देख यार, यहाँ आग में जलता हुआ अंगारा है और ये कोई मजाक नहीं है भाई, प्लीज़। और वैसे भी क्या गारंटी है कि तेरे करने के बाद हमारी हूर ठीक हो जाएगी। अधर्व की बात सुनकर एलेक्स और शान भी अपना सिर हिला देते हैं। तभी वहाँ खड़े इमाम अधर्व की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, उनके करिश्मे पे कभी सवाल नहीं करते बेटा। वो जो भी करते हैं और जैसा भी करते हैं वो सबकी भलाई के लिए ही होता है। तब ईशान इमाम की तरफ देखकर उनसे कहते हैं, नहीं, फिर भी नहीं। तब ईशान अंश की तरफ देखकर गिड़गिड़ाते हुए और रोते हुए उससे कहता है, प्लीज़ भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे और आप डॉक्टर हो यार, तो आप इस तरह के अंधविश्वासों पर कैसे विश्वास कर सकते हो। प्लीज़ भाई, आप ऐसा मत करो, आपको बहुत तकलीफ होती है। हूर को ठीक करने का हम दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं। तभी अंश बिना किसी एक्सप्रेशन के शान से कहता है, हाँ तो बिल्कुल सही है सू कि डॉक्टर आयांश इस तरह के अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता, पर मेरी हूर के अंशु करते हैं और इस वक्त मैं कोई डॉक्टर नहीं, पर सिर्फ मेरी बेबी लव का अंशु हूँ जो उसे बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। रही बात मेरे दर्द और तकलीफ़ों की, तो मैंने जितने उस मासूम को दर्द दिए हैं ना, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं चाहिए यीशु। अगर मेरे इसी रास्ते पर चलने से वो ठीक हो जाएगी तो मुझे ये ही मंजूर है। मानता हूँ कि वो मेरी तरह से ठीक नहीं होगी, पर उसकी जान तो बचेगी ना, और मेरे लिए वही काफ़ी है। बाकी मैं खुद उसके लिए हूँ। वो तीनों अंश को समझाने की कोशिश करते हैं, पर अंश नहीं मानता और आखिरी में वो तीनों हार मान लेते हैं। तभी अंश दहकते हुए अंगारों की तरफ बढ़ता है, जो अभी उनसे थोड़ी दूर नीचे ज़मीन पर ही बिछाए गए थे। उस अंगारों की आँच उन्हें इतनी दूरी पर से ही महसूस हो रही थी, पर अंश बिना उसकी परवाह किए उन अंगारों की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग अंश को वहाँ उस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गए, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ बोले या फिर उससे कोई सवाल पूछे। भले ही इस वक्त अंश पूरी तरह से टूटा हुआ था, पर अभी भी उसका ऑरा हमेशा की तरह डेंजर और सर्द था। वो सभी बस अपनी आँखों को बड़ी बड़ी करके अंश की तरफ ही देख रहे थे, जो अभी ठीक उन अंगारों के सामने खड़ा हुआ था। अभी से ही गर्मी की वजह से अंश की हालत बिगड़ने लगी थी। पहले से ही उसे तेज बुखार था और उस पर से उसने पिछले 1.5 दिन से कुछ खाया और पिया नहीं था। अंश को जरा सी भी गर्मी
बर्दाश्त नहीं होती थी। थोड़ी सी भी गर्मी से उसका हाल बुरा हो जाता था। और तो और उसका दूध सा सफ़ेद शरीर पूरी टमाटर की तरह लाल हो जाता और उसके शरीर पर गर्मी से रैशेस पड़ जाते थे। इसलिए जब भी अंश ओटी से या फिर ऐसी जगह पर से आता था जहाँ बहुत गर्मी होती थी, तो वहाँ से वापस आते ही अंश सबसे पहले कोल्ड शावर लेता था, क्योंकि उसकी स्किन भी थोड़ी सेंसिटिव थी। अंश को बहुत अच्छे से पता था कि उससे हल्की सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, पर उसके आगे तो आग में दहकते हुए अंगारे थे जो अंश के लिए बेहद ही नुकसानदायक थे। पर फिर भी अपनी चिंता किए बिना अंश जैसे ही अपना एक पैर उठाता है और उन अंगारों पर रखता है, तभी उसकी एक भयानक चीख निकलती है, मम्मा। उस चीख के साथ अंश झट से अपना पैर वापस से खींच लेता है। अब तक तो उसका पूरा का पूरा शरीर लाल हो चुका था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन अंगारों की आंच अंश को और ज़्यादा बेहाल बना रही थी। पर तभी उसके आगे हूर का चेहरा आता है और अंश खुद से कहता है, नहीं, मुझे ये करना ही होगा। मैं हूर को कुछ भी नहीं होने दे सकता। मेरी जान है वो और मुझे वो सही सलामत चाहिए। हूर, आपके आंसू आपको कुछ भी नहीं होने देंगे बेबी। फिर उसके लिए मुझे ये भी करना पड़े तो मैं करूँगा। तभी अंश अपने हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देखता है और फिर घबराते हुए कहता है, तेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है अंश। आज मेरी जान क्यों ही ना चली जाए, पर मेरी बेबी लव को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी अंश अपनी आँखों को बंद करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ता है और कहता है, मैंने अब तक उसे सिर्फ दुख और तकलीफ़ें दी हैं बाबा जी। आज पहली बार मैं उसके लिए कुछ करने जा रहा हूँ, तो इसमें आप मुझे हिम्मत देना और आप मेरे साथ ही रहना, ताकि ये इम्तिहान भी बिना किसी रुकावट के मैं पार करूँ। अंश एक बार उन अंगारों की तरफ देखता है, फिर बड़ी हिम्मत करके उस पर फिर से अपना एक पैर रखता है। अपने पैर को रखते ही अंश की आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लगते हैं और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। पर अंश इस बार अपना पैर वापस नहीं लेता और अपना दूसरा पैर भी उन दहकते हुए अंगारों पर रखता है। उसे यूं अंगारों पर चलता हुआ देखकर वो तीनों बेबस होकर वहीं खड़े रहते हैं। तभी शान रोते हुए अधर्व से कहता है, अथु भाई, हंस भाई को गर्मी बिल्कुल भी सहन नहीं होती, पर अभी देखो ना कैसे वो बिना डरे साग पर चल रहे हैं। तभी अधर्व अंश की तरफ देखता है, जो अभी बहुत हिम्मत के साथ बिना अपनी परवाह किए धीरे धीरे अंगारों पर चल रहा था। तभी अधर्व शान की तरफ देखकर उससे कहता है, बेटा, इसे ही तो प्यार की ताकत कहते हैं ना। अंश तो हूर के पैदा होने से पहले से ही उससे प्यार करने लगा था, तो इतनी जल्दी उसका प्यार कैसे ख़त्म हो सकता है। हाँ, वक्त ने कुछ ऐसा खेल खेला कि वक्त के साथ उसका प्यार कहीं खो सा गया था, पर मिटा नहीं था और ना ही कभी मिटेगा। हम सबको पता है कि अंश का गुस्सा बहुत बुरा है और उसने हूर के साथ जो भी किया वो उसी गुस्से की वजह से किया। पर आज भी उस बच्ची की में हंस की जान बसती है, वरना आज वो हूर के लिए
यहाँ अपनी जान दांव पर नहीं लगाता। अंश को सजा देने का हक सिर्फ हूर को है, जिसके साथ उसने बुरा किया। और अभी जो अंश कर रहा है वो बस एक छोटा सा प्रायश्चित है, पर उसका असली फैसला तो बच्ची ही करेगी। अधर्व की बात सुनकर शान तो सिर्फ अपना सिर हिलाता है और अंश की तरफ देखता है, जो अभी भी उस दहकते हुए अंगारों पर चल रहा था। तभी वो तीनों उसके पीछे से किसी की बातें सुनते हैं, जहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, मैंने सुना था कि आयान सिंह राठौर बहुत ही खतरनाक है और जिससे उसकी दुश्मनी होती है ना, उस इंसान को वो जीते जी नर्क दिखा देता है। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो जिस किसी से भी प्यार करते हैं उसके लिए इस हद तक भी जा सकते हैं कि सीधे उन जलते हुए अंगारों में चलने के लिए राजी हो गए। तभी दूसरा आदमी उसकी बात से सहमत होते हुए उससे कहता है, हाँ, कितनी खुशकिस्मत होगी ना वो लड़की जिसको इतना प्यार करने वाला इंसान मिला, जो उसके लिए अपनी जान की परवाह किए बिना इन अंगारों पर चल रहा है। उन दोनों की बात सुनते हुए वो तीनों अंश की तरफ देखते हैं, जो बस अपने दर्द को दबाए उन अंगारों पर चल रहा था।